ओके। हम ना एक आर्टिकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक रेडियोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इन सिलिको स्मार्ट मोलिकुलर डिजाइन, ये आर्टिकल जो है वो पेट क्लिनिक 2021 में ये पब्लिश्ड हुआ है। और इसी के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। बेसिकली मेन इसका थीम ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल के डेवलपमेंट में अ, किस तरह से रोल प्ले कर सकता है। और रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट मतलब डायग्नोस्टिक हो या थेरेपेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल हो, उसके डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह का रोल प्ले करेगा फ्यूचर में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरा का पूरा कंटेंट जो है बेसिकली इसी आर्टिकल का है। इसी आर्टिकल को हम लोग समझना चाहते हैं। एक एक लाइन जो है बेसिकली हम लोग अपनी तरह से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। एंड इस प्रोसेस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, राइट। हमारा मेन पर्पस जो है वो यही है, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्ले ए pivotal रोल इन रैपिडली इमर्जिंग फील्ड ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। In disease state, altered expression or aggregation of specific molecules allow for non-invasive diagnosis and or targeted radiotherapy using radiopharmaceuticals. देखो, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा और करता है इन प्रिसीजन मेडिसिन के केस में। और प्रिसीजन मेडिसिन में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट विथ ए पर्टिकुलर ड्रग। जो ड्रग जो है वो एक पर्टिकुलर साइट पे ही जाना चाहिए। स्पेशली हम इसको ना एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि कैंसर का मान लो ट्रीटमेंट करना है, तो हम कैंसर सेल्स को हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, किल करना चाहते हैं। तो मुझे एक ऐसा रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप करना है जो सिर्फ कैंसर सेल पे जाए और उसी को हिट करे और किल करे, बाकी जगह पे ना जाए। दूसरी चीज है कि प्रिसीजन मेडिसिन में क्या होते हैं कि हर इंडिविजुअल पेशेंट्स जो है उसका कंडीशंस अलग अलग होता है। तो उस केस में आप एक ही थेरेपी सारे पेशेंट्स को दोगे तो वो काम नहीं करने वाली है। वो बोलते हैं हम लोग कि स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए हमें टेलर्ड करना पड़ेगा कि कौन सा मेडिसिन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग है, वो जब बॉडी के अंदर जाएगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, उसका पाथवे कैसा होगा, और उसका पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस मतलब पेशेंट का डिजीज स्टेट्स क्या है बेसिकली। तो किसी को हो सकता है कि कई बीमारी एक साथ हो, जैसे मान लो कि कैंसर भी है, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, किसी को स्ट्रोक भी हो रखा है, तो उसका कंडीशन एक डिफरेंट कंडीशन है। और किसी को बाकी सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन सिर्फ कैंसर है। तो ऐसा हो सकता है कि हम एक ही थेरेपी यदि दोनों को दें तो आउटकम जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं, पर्सनलाइज मेडिसिन में हम लोग ये करते हैं कि वो हर पेशेंट के हिसाब से मुझे मेडिसिन जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, ताकि आउटकम बहुत बढ़िया हो, वो ठीक हो जाए बेसिकली। तो उस केस में बोल रहे हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उसके ऊपर काफी काम चल रहा है, राइट। कि कौन सी दवा दें हम कि पेशेंट जो हो वो
ठीक हो जाए। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे ना यदि रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात करोगे तो यहाँ पे डायग्नोसिस और थेरेपी के दोनों की बात करते हैं, हम थेरानोस्टिक की बात करते हैं या थेरेपी की बात करते हैं, राइट। दूसरा चीज इसमें बोल रहे हैं इन डिजीज स्टेट ऑल्टर्ड एक्सप्रेशन जो है और एग्रीगेशन ऑफ सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल जो है किसी पर्टिकुलर डिजीज स्टेट्स में कुछ मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, या कुछ मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ इकट्ठा हो जाना या उसके एक्सप्रेशन का चेंज हो जाना, उस चीज को हम टारगेट कर सकते हैं। तो हम लोग नॉन इन्वेसिव तरीके से, लाइक बिना बॉडी में कट लगाए, बिना किसी इंटरवेंशन के, मतलब ऐसा जो मतलब कट नहीं करना है बेसिकली, तो उस केस में नॉन इन्वेसिव तरीके से डायग्नोसिस और थेरेपी जो है हम प्लान कर सकते हैं यदि इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करें, तो कि अल्टर्ड एक्सप्रेशन और एग्रीगेशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो है इसको यूटिलाइज करें। ठीक बात है। नाउ दस development of new radiopharmaceutical is the key to improve diagnosis and therapy in a broader range of disease. However, design, validation, translation of these compounds are time consuming and require uh, considerable efforts and financial outcome. देखो यहाँ पे ना 5,6 रखा है, कई जगह पे मैंने ब्रैकेट में करके ना इस प्रेजेंटेशन में बोल्ड भी करा हुआ है। ये जो 5,6 जो है वो रेफरेंसेस हैं, और वो रेफरेंसेस जो है इसी आर्टिकल्स के में से लिए गए हैं, तो उसको ऐसे ही समझना है जहाँ पर भी देखना है उसको। नया रेडियो फार्मास्यूटिकल यदि डेवलप होगा तो उस केस में जो होगी वो डायग्नोसिस भी इम्प्रूव होएगा और थेरेपी भी इम्प्रूव होएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर, मान लो कि यदि हम नया रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप कर रहे हैं तो वो कोई भी डिजीज जो है मतलब को ट्रीट करने के काम आ सकते हैं, राइट। और इसलिए डायग्नोसिस के लिए और थेरेपी के लिए, दोनों के लिए ही न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है। जैसे देखो वहाँ पे हम लोग कोई भी ड्रग ले लोगे, जैसे मान लो हम लोग एफडीजी से इमेज करते हैं, तो उस केस में एफडीजी जो है वो एक ट्यूमर सेल्स को भी जाता है, और आपको पता है कि इन्फ्लेम्ड सेल्स जो होते हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे भी जाता है, और एफटीजी का नॉर्मल अपटेक पैटर्न्स भी है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, ऐसा रेडियो फार्मास्यूटिकल चाहिए जो एक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशंस में जो एग्रीगेशन या अल्टर्ड एक्सप्रेशंस वाली बात होती है सिर्फ वहीं पे पहुंचे, उसी को हम टारगेट करते हैं स्पेसिफिक। तो ऐसा हमें डेवलप करना है स्पेसिफिक रेडियो फार्मास्यूटिकल जो उधर ही जाए, नॉन स्पेसिफिक ना हो, मतलब उसके अलावा दूसरी जगह ना जाए। तो यदि इस तरह का हम रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप करेंगे तो वो डायग्नोसिस में भी करेक्ट डायग्नोसिस भी होएगा उसका, और उसकी थेरेपी भी काफ़ी अच्छी होएगी। लेकिन रेडियो फार्मास्यूटिकल का डिज़ाइन को डिज़ाइन करना, नया रेडियो फार्मास्यूटिकल डिज़ाइन करना, उसको वैलिडेट करना, मतलब डिज़ाइन करना मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशंस को इमेज करने के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो या थेरेपी के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, तो वाकई में उस सेल के पास उस डिजीज जहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है वो वहीं पे जा रहा है या उसका नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो रहा है, वो देखना जरूरी है, उसको वैलिडेशंस भी जरूरी है। तो डिजाइन करना, वैलिडेट करना, और उसके ट्रांसलेशन ऑफ दिस मोलेकुल्स जो है, जो जो भी कंपाउंड जो हम बना रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि कई ट्रायल्स करने पड़ते हैं, ह्यूमंस पे ट्रायल होएगा तो कई बरसों तक लग जाते हैं, और इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, कंसिडरेबल एफर्ट्स लगते हैं, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। A translatable radiopharmaceutical
has structural and functional characteristics that may result in high affinity for its target, low non-specific binding and favorable फार्माकोकाइनेटिक्स। देखो, एक जो हम बोल रहे हैं ना, ट्रांसलेट रेडियो फार्मास्यूटिकल को उसका ट्रांसलेशंस भी होना चाहिए। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल जो ट्रांस ट्रांसलेट ट्रांसलेटेबल जो रेडियो फार्मास्यूटिकल, मतलब वो रेडियो फार्मास्यूटिकल जिसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, उसके ना स्पेसिफिक, उसका एक पर्टिकुलर उस रेडियो फार्मास्यूटिकल का एक स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शन होता है। वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होएगा और उसका स्पेसिफिक फंक्शन होएगा। उसी स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन के चलते जो है वो उसकी हाई एफिनिटी होती है कि वो टारगेट के साथ जाकर के बाइंड करे। उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के चलते ही वो टारगेट को जाकर के बाइंड करता है। और उसकी लो स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग जो होती है वो लो होती है। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग मतलब बाकी जगह पे जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ बहुत कम जाता है, तो लो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है। एंड फेवरेबल फार्माकोकाइनेटिक्स भी होता है। वही स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फेवरेबल फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब उसका उसका काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स भी जो होता है वो फेवरेबल होता है। फेवरेबल फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आप कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस के लिए कर रहे हो, आप रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप कर रहे हो या थेरेपी के लिए कर रहे हो, तो दोनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कि मान लो कि क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, कोई भी ऑर्गन्स है उसको डैमेज कम करे, उसका पाथवे किधर से होकर के जा रहा है, लीवर से होकर के जा रहा है या वो किडनी से होकर के जाकर छनेगा, किस कौन से पाथवे से होकर के जा रहा है, कितना कितने टाइम तक बॉडी के अंदर रह रहा है, कितने देर के बाद जाकर के वो निकल रहा है। सो दिस आर कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। उसका फेवरेबिलिटी का मतलब डायग्नोसिस के लिए क्या चाहिए कि जाए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, जा करके स्टे करे, इमेजिंग हो जाए, इमेजिंग हो जाने के बाद उसको एक्सक्रीट हो जाना चाहिए और जितना जल्दी उसके बाद एक्सक्रीट हो जाए वो चलेगा। लेकिन उसको एक टाइम ऑफ इमेजिंग तक जाकर के उसको स्टे करना चाहिए। थेरेपी के लिए हम क्या चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक जाकर के वहां पे टारगेट ऑर्गन में जाकर के स्टे करे ताकि किलिंग जो हो प्रॉपर हो सेल्स के। राइट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आता है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल का उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के कारण आता है। राइट। Whether the structure of a compound is novel or similar to an existing compound, substantial effort is required to ensure optimal radiopharmaceutical performance। अब देखो, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि नया रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अब नया रेडियो फार्मास्यूटिकल जो होगा वो ऐसा हो सकता है कि मान लो कि हम एफडीजी का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, राइट, या किसी भी रेडियो फार्मास्यूटिकल जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। मान लो कि उसके नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ज्यादा है तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग लो हो जाए, तो वैसे रेडियो फार्मास्यूटिकल ढूंढ रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि वेदर द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज नोबल, मतलब कि हमने बोला यहाँ पे कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ही है जो उसकी हाई एफिनिटी टारगेट के साथ टारगेट के लिए हाई एफिनिटी देती है, और वही स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी प्रोवाइड करता है, और वही स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो आपको फेवरेबल फार्माकोकाइनेटिक्स भी देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है दूसरे लाइन में कि हो सकता है कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जो है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सुटेबल हो, नोबल मतलब बिल्कुल आइडियल है, या ऐसा हो सकता है कि वो उसका स्ट्रक्चर जो नया जो कंपाउंड जो भी आप डेवलप करने वाले हो उसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग कंपाउंड है, हो सकता है कि उससे सिमिलर हो लगभग। लेकिन दोनों ही केस में चाहे नोवेल हो स्ट्रक्चर या सिमिलर टू एग्जिस्टिंग कंपाउंड हो, सब्सटेंशियल एफर्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब उसमें भी काफी एफर्ट लगता है टू इंश्योर ऑप्टिमल रेडियो फार्मास्यूटिकल परफॉर्मेंस। मतलब जिस चीज के लिए हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाया है, चाहे थेरेपी के लिए बनाया हो या हमने डायग्नोसिस के लिए वो रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाया है, उसको उसको ये इंश्योर करने में कि भाई यस
जिस चीज के लिए बना वो वैसा ही काम करता है, उसमें कंसिडरेबल एफर्ट लगता है। मतलब कि उसको भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। राइट, डिजाइन और वैलिडेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, और उस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर भी कि कंसिडरेबल जो एफर्ट, जो सबस्टेंशियल एफर्ट तो चाहिए होता है। नाउ, और क्या प्रॉब्लम है, डिस्पाइट ऑल द केयर इन डिजाइनिंग ए कंपाउंड। मान लो कि आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया कंपाउंड का, जब आप डिजाइन कर रहे थे कंपाउंड का तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन इस तरह की केमिकल मायोटी ली और जोड़ करके बनाया कि वो बिल्कुल उसकी हाई एफिनिटी हो, उसकी लो स्पेसिफिक बाइंडिंग हो, फेवरेबल फार्माकोकाइनेटिक्स हो, ये सारा चीज का बहुत ध्यान रखा। ध्यान रखने के बाद भी वही बोल रहे हैं, डिस्पाइट ऑल द केयर इन डिजाइनिंग अ कंपाउंड, देयर इज देयर इज हाई लाइक्लीहुड that it fails to adequately engage its target in vivo due to unpredicted parameters that were not considered during the development phase। मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है कि हमारा सारा केयरफुल कंसिडरेशन के बाद डिजाइन करते वक्त भी वो जाकर के इन वीवो जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करे तो वो फेल हो जाए। राइट, क्यों फेल हो सकता है, कि हो सकता है कि जो कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो हमने सोचा ही नहीं उस समय पे कि ये भी हो सकता है, जिससे इसका मान लो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या रेडियो फार्मास्यूटिकल अलग हो जाएगा, रेडिएशन उसका अलग हो जाएगा, क्योंकि रेडियो फार्मास्यूटिकल में दोनों चीज चाहिए, रेडिएशन भी चाहिए और फार्मास्यूटिकल भी चाहिए, और दोनों को हमेशा साथ साथ रहना है। फार्मास्यूटिकल को बिल्कुल जाकर के टारगेट से अटैच होना है। तो मान लो कोई ऐसे पैरामीटर हम मिस कर गए जब जब डिजाइन कर रहे थे, और वो चीज जाके घटना हुई, तो क्या क्लीवेज हो जाएगा, टूट जाएगा, रेडियो रेडिएशन अलग हो जाएगा और फार्मास्यूटिकल अलग हो जाएगा। तो हो सकता है टारगेट पे जाने के बजाय बॉडी में ऐसे घूमता रहे। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज होता है। सो यही बोल रहा है, डिस्पाइट ऑल द केयर इन डिजाइनिंग a compound, there is a high likelihood that it fails to adequately engage its target in vivo due to unpredicted parameters। मतलब हमने सोचा नहीं, अनप्रिडिक्टेड, हम हमें दिमाग में रहा नहीं, दैट वे आर नॉट कंसिडर्ड, कि वो पैरामीटर का हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पेज में वो पैरामीटर कंसीडर नहीं हो पाया। तो ऐसा हो सकता है, चांसेस है कि वो जाकर के फेल हो जाए, मतलब वो टारगेट के पास ना पहुंचे। अब आ जाओ दूसरा, द टर्म जो है इन सिलिको मेडिसिन। देखो वहां पे ना, यदि इस पेपर में देखोगे तो इन सिलिको वर्ड यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इन सिलिको मेडिसिन का मतलब क्या होता है, द टर्म इन सिलिको मेडिसिन refers to using computer modeling and simulation for conducting biomedical research। इसमें क्या करते हैं, देखो इन सिलिको मेडिसिन में it refers to using computer modeling and simulation। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से का मॉडलिंग, कंप्यूटर पे मॉडलिंग करते हैं और सिमुलेशन करते हैं। हम एक्चुअली में पेशेंट में नहीं कर रहे, कोई एनिमल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हम जो भी करते हैं वो कंप्यूटर पे करते हैं। राइट, तो कंप्यूटर पे क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं और सिमुलेशन करते हैं फॉर कंडक्टिंग बायोमेडिकल रिसर्च। यदि कंप्यूटर पे सिमुलेशन और मॉडलिंग करके बायोमेडिकल रिसर्च हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इन सिलिको बोलते हैं, इन सिलिको मेडिसिन। एक नया टर्म मिला आपको, ठीक है। इन सिलिको अप्रोच जो होगा, जब मतलब इन सिलिको अप्रोच कैन प्रिडिक्ट आउटकम्स फॉर क्रूशियल वेरिएबल दैट आर क्वाइट टैक्सिंग बाय कन्वेंशनल इन विट्रो एंड इन विवो रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इन सिलिको अप्रोच मतलब कंप्यूटर का अप्रोच करके यदि हम करते हैं, व्हाट वी कैन डू, इट कैन प्रिडिक्ट आउटकम्स। ये क्या, कंप्यूटर का सिमुलेशन मॉडलिंग जो है वो आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकता है, किसके बारे में, कैन प्रिडिक्ट आउटकम्स फॉर क्रूशियल वेरिएबल्स दैट आर क्वाइट टैक्सिंग। मतलब वो वेरिएबल जो
मतलब जिनके वो कैसे बिहेव करते हैं। जैसे मान लो कि हमने इसके पहले बात करी ना कि जब हम लोग कोई भी नया रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन करते हैं, चाहे वो कितना भी मेहनत करके अच्छे से कर लें, लेकिन उसके चांसेस क्या हैं कि वो जाकर के रियल लाइफ में इन विवो यदि हम उसको इंजेक्ट करते हैं, हो सकता है कि हाईली लाइक्लीहुड है कि वो फेल हो जाए और टारगेट तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे वेरिएबल पैरामीटर्स थे जिसका हमने ध्यान नहीं रखा। तो वो तो ज्यादा टैक्सिंग हो गया ना। मान लो कि आपने रेडियो फार्मास्यूटिकल में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, इतना टाइम लगा दिया, ये सारा चीज आपके लगाने के बाद भी वो जहाँ पे पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा। तो ये सारी चीजें जो हैं, उस टाइप का वेरिएबल का डिजाइन करके ये मोलिक्यूल चेंज कर दिया तो क्या रिजल्ट आता है, ये सारा चीज कंप्यूटर पे किया जा सकता है। तो इस वे में कंप्यूटर जो है वो काफी यूजफुल होगा। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि it can predict in silico approach can predict outcomes for crucial variables का आउटकम क्या होगा, that are quite taxing, मतलब जिसमें जिनके चेंज हो जाने से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है उनको चेंज करना। सो क्वाइट टैक्सिंग बाय कन्वेंशनल इन विट्रो एंड इन विवो रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट मेथड्स। देखो इसमें क्या है, कन्वेंशनल की बात करता है कंप्यूटर पे। तो कन्वेंशनल में क्या होता है, कन्वेंशनल का ट्रायल ऐसा है कि आपको पहले डिजाइन करना है, फिर आप एक एनिमल एक्सपेरिमेंट्स करोगे, एनिमल के बाद फिर जाके वहां पे सक्सेसफुल होएगा, तब जाके ह्यूमन पे ट्रायल होएगा, जब ह्यूमन पे ट्रायल हो जाएगा, जब अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे, तब जाके लार्ज पॉपुलेशन पे ट्राई होता है। तो इस तरह के फेजेज चलते हैं, उसके कई फेजेज होते हैं और उसको ऐसे करना था। इस तरह में यही जो कन्वेंशनल मेथड से, चाहे इन विट्रो मेथड यूज करो या इन वाइवो मेथड यूज करो रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट्स के, उसके जगह पे आप इन सिलिको अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। राइट, वो वहां पे हमें मदद करेगा कंप्यूटर का सिमुलेशन और मॉडलिंग। ठीक है, computational models can predict target binding properties of a compound and critical pharmacokinetic characteristics such as absorption। देखो कंप्यूटेशनल मॉडल्स जो है, जो हम मॉडल बनाएंगे वो क्या क्या चीज कर सकता है, इट कैन प्रिडिक्ट टारगेट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। मतलब कंप्यूटर से हम ये दिखा सकते हैं कि जो हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप किया, जो कंपाउंड डेवलप किया, वो टारगेट से जा करके बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितना बाइंड हो रहा है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इट कैन प्रिडिक्ट द टारगेट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। एक चीज तो ये कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, इट कैन एंड क्रिटिकल फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एब्जॉर्प्शन, पहले वो एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, के कैसा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो हम कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं कि मेटाबोलाइट हो रहा है नहीं हो रहा है। एक्सक्रीशन एंड टॉक्सिसिटी। राइट, तो क्या क्या कंप्यूटेशनल मॉडल प्रिडिक्ट कर सकता है, इट कैन प्रिडिक्ट द टारगेट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड एंड it can predict the critical pharmacokinetic characteristics such as absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity. Right? Therefore, incorporation of in silico methods could facilitate faster and more cost effective design and testing of new radiopharmaceutical। देखो तो इसलिए क्या कर सकते हैं, यदि मान लो कि हम इन सिलिको मेथड को इनकॉर्पोरेट करें, यदि यूज करें अपने रिसर्च में, मतलब कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडलिंग को रेडियो फार्मास्यूटिकल के डेवलपमेंट में हम यदि यूज करें, तो क्या कर सकता है, इट कैन फैसिलिटेट फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन। क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव क्यों, फास्टर क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर मॉडल से वो दिख चुका है कि ये काम करेगा। क्योंकि टारगेट बाइंडिंग रेशियो आपको पता चल चुका है, वो उसके मॉडल से पता चल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी वो पता चल गया। दूसरा एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ बॉडी में हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, किस रेट से एक्सक्रीट हो रहा है,
और टॉक्सिक है या नहीं, ये सारी चीज तो आप कंप्यूटर मॉडल से टेस्ट कर लिए, उसमें तो कोई खर्चा लगा नहीं। जो एनिमल एक्सपेरिमेंट पे लग रहा था, ह्यूमन ट्रायल पे लग रहा था, वो सारी चीजों पे लग रहा था, तो वो चीजें तो आपके खर्चे बच गए ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन सिलिको मेथड, राइट, जो कंप्यूटर और सिमुलेशन मॉडलिंग का जो यूज करके जो प्रिडिक्शंस करते हैं, could facilitate faster and more cost effective design and testing new radiopharmaceutical, नया रेडियोफार्मास्यूटिकल टेस्टिंग में वो काम आ सकता है, by informing in vitro and in vivo studies which reduce the need for animal models to evaluate the lead compounds। अब देखो यहाँ पे लीड कंपाउंड्स की बात करिए, मतलब आप जो है कई आप टेस्ट करते हो ना, मतलब जो जो कंपाउंड आप टेस्ट करोगे कि ये सुटेबल हो सकता है, तो जो सबसे अच्छा जिसका रिजल्ट जो आ रहा है वो लीड कंपाउंड होगा। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया आ रहा है, हमने जितने ट्रायल करे कंप्यूटेशनल मॉडल पे उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया ये था। तो वही बोल रहे हैं कि जो जो यहाँ पे वो क्या करेगा कंप्यूटर से, मतलब बेसिकली आप एनिमल मॉडल यूज करते या कोई इन्वर्टर स्टडी यूज करके आप बताते कि भाई ये मोलिक्यूल जो है वो पेशेंट पे काम कर सकता है, तो जो एनिमल एक्सपेरिमेंट में या इनविट्रो स्टडी जो भी आपको करनी थी उसका खर्चा आपको बच जाएगा, समझ गए, इन सिलिको मेथड यूज करने से। तो इसलिए क्या होगा, एक तो खर्चा बचाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो आपका फास्टर होगा रिजल्ट, क्योंकि जो टाइम जो लगता वहां पे एनिमल एक्सपेरिमेंट करने में, उसके डिजाइन करना, उसके लिए पैसे फंड्स बहुत सारी चीजें लगेगा ना, आप कंप्यूटर पे बैठ करके सिमुलेट कर लिया, आप आगे बढ़ गए, तो वो सारी चीजें आप बचा सकते हो, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस methods have been used to improve drug discovery since 90s, मतलब 90s से, मतलब अराउंड 90s 1990s, राइट, से क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ड्रग डिस्कवरी में यूज हो रहा है। ओके, विथ एवर ग्रोइंग with ever growing rapid expansion of our knowledge about the structure and function of biological targets, AI can expedite radiopharmaceutical design research, resulting in more rapid incorporation of these compounds in routine medical practice। क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल, पहले चीज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ड्रग डिस्कवरी में यूज हुआ है, हो भी रहा है, और उसको इम्प्रूव भी किया है ड्रग डिस्कवरी को। कब से? 1990 से। विथ एवर ग्रोइंग रैपिड एक्सपेंशन ऑफ आवर नॉलेज, अभी क्या है अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। देखो अभी तक जितने रिसर्च हुए हैं उस रिसर्च का कुछ ना कुछ तो आउटकम है। बायोलॉजिकल टारगेट्स जो हैं, जैसे मान लो कि हमें कोई कैंसर सेल्स को टारगेट करना है, अब जैसे मान लो कि पीएसएमए जहाँ पे है, सपोज करो कि प्रोस्टेट कैंसर में हमें पता है कि पीएसएमए जो है वो कैंसर सेल्स जो होता है प्रोस्टेट के वो एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी है। इसी तरह से बहुत सारे कैंसर्स हैं या जिनके लिए भी हमें थेरेपी डिज़ाइन करनी है, उनके बारे में हमारे पास ऑलरेडी जानकारी है, जिसको हम बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल टारगेट्स हैं, कि बायोलॉजिकली वो टारगेट, मतलब इसको हम लोग, जैसे मान लो प्रोस्टेट कैंसर को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो हमारे लिए बायोलॉजिकल टारगेट है। उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है उसके बारे में हम लोगों ने रिसर्च करके हमारे पास काफी अच्छा डेटाबेस है, तो उस स्ट्रक्चर और फंक्शंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस डेटाबेस को यूज कर सकता है, और उसको यूज करके रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन करने का जो रिसर्च जो है उसमें काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कि उन टारगेट पे ये मोलेकुल जो भी नया हमें मोलेकुल्स डेवलप करना है, राइट, वो सुटेबल होगा या नहीं होगा, वो चीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो फिगर 1 में,
फिगर 1 में दिखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन सिलिको ड्रग डिजाइन मेथड इन रूटीन अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपिंग न्यूवेल रेडियो फार्मास्यूटिकल फॉर अनमेट क्लिनिकल नीड्स। यहाँ पे जहां पर एनएमआर लिखा हुआ है उसका मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन, नो सॉरी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। देखो, इन सिलिको मेथड पहले भी बता दिया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से सिमुलेशन और मॉडलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में देखो आपको फोटो दिखा दिया कि कंप्यूटर का, जहाँ पे हम लोग सिर्फ कंप्यूटेशनल मॉडल बनाएंगे और उसी को जाकर के हम लोग सिमुलेट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखा आपने जो कुछ भी है, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन कंप्यूटर। चाहे वो रेडियो एक्टिविटी भी हो, रेडियो फार्मास्यूटिकल भी कंप्यूटर पे बन रहे हैं, इंजेक्ट भी हो रहे हैं, वो सारी चीजें इंटरेक्शन जो है सब कुछ, सारा रिजल्ट कंप्यूटर पे आएगा। कोई चीज हमें खरीदने के लिए तो सारे पैसे आपके बच रहे हैं, पहली चीज। राइट, अब देखो यहाँ पे करते कैसे हैं, देखो यहाँ पे अब चलो, ये देखो पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टर्ड एक्सप्रेशन। ये देखो ये किस स्टेप है, क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टर्ड एक्सप्रेशन और एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले भी बोला था कि वो चीज पता करना जरूरी है कि कि क्या चीजें अल्टर्ड हो रही हैं, जैसे पीएसए का हमने बोला कि ज्यादा एक्सप्रेस होएगा या मोलिकुल्स कहाँ पे इकट्ठे हो, ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। और वो किसके लिए जरूरी है, जब आप स्टडी कर रहे हो किस चीज का, स्टडिंग ए डिजीज और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कोई भी डिजीज को स्टडी करना चाह रहे हो या आप फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या जरूरी है, ये आइडेंटिफाई करना कि अल्टर्ड एक्सप्रेशन और एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ पे हो रहा है। राइट, उसके बाद उससे क्या होता है कि यू आइडेंटिफाई ए बायोलॉजिकल टारगेट। जैसे इस केस में हमने बोला कि पीएसए में ज्यादा एक्सप्रेस हो तो प्रोस्टेट कैंसर में, तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो हमारे लिए बायोलॉजिकल टारगेट बना। उसके बाद यहां से अब बायोलॉजिकल टारगेट से क्या करना है हमें, कि नोन लाइगेंड्स देखने हैं पहले, कि अभी जो है हमारे पास कौन कौन से लाइगेंड्स हैं। राइट, वो नोन नोन लाइगेंड है उसके बारे में जाके देख रहे हैं। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब बायोलॉजिकल टारगेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उस केस में वी आर कैरेक्टराइजिंग द केमिकल स्ट्रक्चर। उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। राइट, केमिकल स्ट्रक्चर कैसे हम करेंगे, उसके लिए केमिकल स्ट्रक्चर करने के लिए क्या करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी करते हैं या एनएमआर से आप कर सकते हो। और कंप्यूटर पे वही काम जो है होमोलॉजी मॉडलिंग से करते हैं, इन सिलिको मेथड से। ये करके होमोलॉजी मेडिसिन मॉडलिंग करते हैं और उससे क्या होता है, केमिकल उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो जाके कैरेक्टराइज होता है। इससे ये दोनों ही चीजों से, नॉन लाइगेंड से जो ऑलरेडी पता है वहां से आप लीड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड जो है वो अच्छा काम कर सकता है। या यहाँ से जो इन सिलिको मेथड्स पे आपने होमोलॉजी मेडिसिन करी, होमोलॉजी होमोलॉजी मॉडलिंग करी और वहां से आपने केमिकल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, तो वहां से आप लीड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ये मोलिकुल्स के काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद आप क्या करते हो, जब आपका लीड कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गया तब आप चिलेटर यूज करते हो कि कौन सा चिलेटर यूज होगा। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप रेडियो न्यूक्लियाइड चूज करते हो कि कौन सा रेडियो न्यूक्लियाइड उसके साथ अटैच करना है मुझे, उसकी, क्योंकि रेडियो न्यूक्लियाइड की एनर्जी, उसकी हाफ लाइफ उसके साथ टैग होएगा नहीं होएगा। उसके बाद ये जब मिल जाता है, चिलेटर मिल गया, रेडियो न्यूक्लियाइड चूज हो गया, तब आप क्या करते हैं, रेडियो लेबलिंग और बायोसिंथेसिस करते हो, उसकी रेडियो लेबलिंग करके देखते हो। और रेडियो लेवलिंग बायोसिंथेसिस होती है तो उसके बाद इन विट्रो आप क्या करते हैं या इन वाइवो टेस्टिंग करते हो, वही करते हो। राइट, अब ये चीजें इसका ये करते हो, उसके बाद जाकर के क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं और तब जाके फाइनल रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है जाके के रिलीज होता है। यहाँ पे ये दो स्टेप्स जो है वो देखो, इन विट्रो और इन वाइवो टेस्टिंग और क्लिनिकल, और ये इसका आउटपुट ये कंप्यूटर पे आ जाता है।
या ये भी इसको क्या करेगा, वो बचा देगा कि इन विट्रो और इन वाइवो टेस्टिंग के बाद वो सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर यहाँ पे मॉडलिंग में, यहाँ से वो हमें आंसर मिल सकता है इन सिलिको से। आप समझ गए? या आप दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ से सारा चीज डिजाइन कर लिया, इससे जाकर के इसके इनपुट को लेकर के इसके फीडबैक से आप बेसिकली जो जो सपोज करो कि आपके पास ऑलरेडी नोन लाइगेंड है, नोन लाइगेंड है, तो वहां से आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि उसमें कौन सा चिलेटर यूज कर रहे हैं, कौन सा रेडियो न्यूक्लियाइड यूज कर रहे हैं, रेडियो लेवल बायोसिंथेसिस उसका पता है आपको, उसका इन विट्रो और इन विट्रो उसकी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जो ऑलरेडी नोन है उसका। समझ गए? तो उसका इंफॉर्मेशन ये इन सिलिको मेथड में हम लोग यूज करते हैं। समझ गए? तो ये पर्टिकुलर जो है ये है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन सिलिको ड्रग डिजाइन इन रूटीन अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल फॉर अनमेट क्लिनिकल नीड। मतलब कि कोई भी क्लिनिकल नीड है जिसके लिए मान लो कि आपको थेरेपी करनी है या डायग्नोसिस के लिए कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाना है और वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, उसको आपको करना है। तो कहाँ कहाँ कैसे आप इन सिलिको मेथड यूज करोगे, तो यहीं तक कंप्यूटर कहाँ पे यूज करोगे, तो ये दिखाया कंप्यूटर को यूज करने के लिए एक क्या कि केमिकल स्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, राइट। उसके लिए आपको ये बताया कि केमिकल लीड आइडेंटिफिकेशन पता करने के लिए, नॉन लाइगेंड के लिए, और इनपुट कहाँ से लोगे, ऑलरेडी जो इन विट्रो स्टडी हुई है या इन वाइवो स्टडी हुई है उसी का इनपुट ले रहे हो आप, और इनपुट ले करके ये सारी चीज आप जाके सजेस्ट करते हो कि भाई कौन सा चिलेटर यूज करना चाहिए या कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करना चाहिए, लाइक दैट। सो इन दैट वे जो है आपका इन सिलिको मेथड जो है वो मदद कर सकता है। ठीक है। It is important to note that computational modeling is not an replacement for in lab experiment, but rather a complementary assist tool टू फैसिलिटेट रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। मतलब ये बात दिमाग में रखनी जरूरी है कि कंप्यूटेशनल मॉडलिंग जो है वो सबस्टिट्यूट नहीं है लैब एक्सपेरिमेंट्स का। लैब एक्सपेरिमेंट्स जरूरी है, वो एक तरह से असिस्ट कर रहा है कि इतनी चीजें तो आपको बता दे रहा है कि जो खर्चा जो नहीं लगेगा, अब जाकर के आपको एक सॉर्ट आउट करके एक लीड आपको बता दिया कि ये लीड आपका फार्मास्यूटिकल होगा, और जो जो काम नहीं करते उसको ऐसे ही हटा दिया उसने, जो आप अननेसेसरली ट्रायल करते जहां पे पैसा खर्च होता है, फिर वो आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, पहली चीज। तो ये बात मतलब दिमाग में रखनी है। इट इज ए complementary assist tool to facilitate radiopharmaceutical development, as currently no modeling can emulate the complexity of human body। क्यों? क्योंकि इसलिए जरूरी है कि ह्यूमन बॉडी जो है इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसकी फंक्शनैलिटी इतनी ज़्यादा है कि अभी हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है, या एग्जैक्टली उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर देना कि बिल्कुल ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो ऐसे काम करेगा, वो संभव नहीं है। तो एग्जैक्टली वैसा बनाना संभव नहीं है कंप्यूटर मॉडलिंग में भी। तो उसके भी लिमिटेशंस हमें बात समझ में आने चाहिए, बट यस, बहुत सारी चीज़ों के खर्चे वो बचा सकता है। जैसे तुमने पूछा था कि वो एग्जैक्टली सही होगा क्या, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम आखिर कंप्यूटर जो कंप्यूटेशनल मॉडल बना रहा है वो भी तो इंसान ही बैठ के बना रहा है ना, उसने भी नहीं सोचा यदि कि ये भी फैक्टर हो सकता है, तो वो थोड़े ना काम करेगा। उसको भी तो पता होना चाहिए। देखो, इन विट्रो और इन वाइवो स्टडी से ही तो वो इनपुट ले रहा था, वो वहां से भी लिया, करेक्ट ना। देखो यहाँ से भी वो तो इन जो यहाँ पे आपका क्लिनिकल टेस्टिंग हुई थी या इन वीवो और इन विट्रो स्टडी हुई है, उसी के इनपुट लेकर के तो मॉडलिंग कर रहा है, अदरवाइज तो हो नहीं सकता था। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल रिप्लेसमेंट होएगा ह्यूमन का, तो ये नहीं समझना है, राइट। अब इसमें क्या करें, बोले हियर इन वी समराइज द करंट कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन मेथड्स।
तो अभी क्या करेंगे, आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें वी आर गोइंग टू समराइज द कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन मेथड्स कौन कौन से हैं। कंप्यूटर में जो हम डिजाइन करते हैं, जो ड्रग डिजाइन, वो कैसे कैसे करते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या हैं, देयर पोटेंशियल, उसके बाद इस ड्रग डिजाइन का पोटेंशियल क्या है, चैलेंजेस इन रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में कौन कौन से challenges हैं, एंड प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन यूजिंग इनपुट फ्रॉम कैड मेथड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन मेथड। तो हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा कि आज के तारीख में जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन मेथड्स कौन कौन से हैं, उनका पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रेडियो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड वी आर गोइंग टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ एक कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो होगा वो रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन का, वो हम लोग देखेंगे, राइट, जिनको उन्होंने डिजाइन, मतलब जो भी यहाँ पे जो एग्जांपल जो प्रोवाइड करेंगे, इट विल बी द इनपुट विल बी फ्रॉम द कंप्यूटर एडेड डिजाइन मेथड से इनपुट लेकर के रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन जो होता है उसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे। इन जनरल जो है इन सिलिको अप्रोच क्या करता है, फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ कंपाउंड फॉर मॉडलिंग। जब भी मॉडलिंग करते हैं तो कंप्यूटर एडेड जो मॉडलिंग जो होती है उसमें किस चीज पे फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है और उस कंपाउंड का बिहेवियर कैसा होगा बॉडी में। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो पार्ट इसका बनेगा, एक बनेगा क्या, स्ट्रक्चरल कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, और दूसरा मॉडल बनेगा बिहेवियरल कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। मतलब यहाँ पे दो तरह का होगा, एक जो होगा स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन, और दूसरा जो आता है इसमें ग्रुपिंग आता है लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। एक जो होगा स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन कैसे होता है, और दूसरा जो होगा लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन कैसा होगा। उसमें स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिजाइन में हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलर डॉकिंग क्या होता है, एक मेथड है, फ्रैगमेंट बेस्ड ड्रग डिजाइन है, और तीसरा जो है फार्माकोफोर मॉडलिंग होती है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड मॉडलिंग में ड्रग डिजाइन में आपके तीन मेथड आएंगे, मोलिकुलर डॉकिंग, दूसरा फ्रैगमेंट बेस्ड ड्रग डिजाइन, और तीसरा जो है फार्माकोफोर मॉडलिंग। लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन में ये आएगा लाइगेंड केमिकल सिमिलरिटी सर्च, दूसरा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप सार, और तीसरा अगेन फार्माको फोर मॉडलिंग। तो ये दो मेथड हो गए, और तीसरा जो हम देखेंगे कि बिहेवियरल कंप्यूटेशनल मॉडलिंग में आएगा एडमेट, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, और टॉक्सिसिटी कैसी है वो देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, दो तरह की स्ट्रक्चरल बेस्ड कंप्यूटेशनल मॉडलिंग होती है, एक है स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिजाइन, दूसरा जो है लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। दोनों में ही तीन तीन मेथड हैं। स्ट्रक्चरल बेस्ड में है मोलिकुलर डॉकिंग, फ्रैगमेंट बेस्ड ड्रग डिजाइन, और फार्माको फोर मॉडलिंग। लाइगेंड बेस्ड में है लाइगेंड केमिकल सिमिलरिटी सर्च, दूसरा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, और तीसरा जो है अगेन फार्माकोफोर मॉडलिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियरल, वो बॉडी में जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में। यही सब चीज कंप्यूटर पे हम लोग देखते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। शैल वी कंटिन्यू? गुड। अप्रोच मतलब मेथड क्या क्या है। स्ट्रक्चरल models predict binding affinity of radiopharmaceutical for its target, while behavioral approach focus on its pharmacokinetics। देखो क्या है, स्ट्रक्चरल बेस्ड मॉडल जो होगा वो क्या बताएगा कि बाइंडिंग एफिनिटी जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल की वो टारगेट से कितनी होगी, किस तरह की होगी, उसके बारे में स्ट्रक्चरल
मॉडलिंग बताता है कि बाइंडिंग टारगेट के साथ कैसे हो रही है। जबकि बिहेवियरियल अप्रोच किस चीज पे फोकस करेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स पे, कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा हो रहा है और टॉक्सिक कितना है, राइट। बोथ अप्रोचेज आर कंप्लीमेंट्री, दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है। एंड इसेंशियल सिंस ए ट्रांसलेटेबल रेडियोफार्मास्यूटिकल शुड हैव हाई स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी फॉर टारगेट। ठीक है, देखो, जो भी मतलब ट्रांसलेटेबल रेडियो फार्मास्यूटिकल जो होगा उसको क्या होना चाहिए, हाई स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए और एफिनिटी दोनों ही होनी चाहिए। मतलब हाई एफिनिटी होना चाहिए और स्पेसिफिक भी होना चाहिए, दूसरे जगह पे नहीं जाना चाहिए। और क्या चाहिए उसके लिए, ऑप्टिमल बायो डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टिमल होना चाहिए। तीसरा क्या, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल बॉडी में जब जाए, इन वाइवो जाए, तो वो स्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि वो जाकर के अंदर टूट जाए। प्रैक्टिकल इफेक्टिव हाफ लाइफ भी प्रैक्टिकली होना चाहिए, इफेक्टिव हाफ लाइफ होना चाहिए। क्योंकि यदि मान लो कि हमें डायग्नोसिस के लिए यूज करना है तो जितना जल्दी हो सकता है बॉडी से निकल जाए, थेरेपी के लिए यूज होना है तो हम चाहेंगे कि लॉन्गर रहे, जब तक कि वो किल ना हो जाए उतने तक। लेकिन वो भी एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ईयर्स कई सालों तक रह जाए, मतलब वो डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि प्रैक्टिकल इफेक्टिव हाफ लाइफ होना चाहिए एंड ए डिजायरेबल क्लियरेंस होना चाहिए, काइनेटिक्स बेस्ड ऑन इट्स इंटेंडेड डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक एप्लीकेशंस। नेचुरली कि हम जो जैसा चाहते हैं उसी तरह से इसके डिजायरेबल क्लियरेंस भी बॉडी से होना चाहिए। Structure based computational modeling approach are classified into two main categories। स्ट्रक्चर वाले को, पहला स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन SBDD, और दूसरा जो है लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन LBDD। तो दो तरह का ड्रग डिजाइन है, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन और दूसरा जो है लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। Structure based drug design is used to predict radiopharmaceutical target interactions when the structure of target is known। समझ गए? तो यहाँ पे SBDD को हम कब यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन का, कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो होगा वो टारगेट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा उसके बारे में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड टारगेट विल अकर। कब, जब व्हेन द टारगेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि PSMA को हम टारगेट कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर में, तो PSMA का स्ट्रक्चर मुझे ऑलरेडी पता है, तब जो कंपाउंड बनाएंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल जो भी बनाएंगे उसका इंटरेक्शंस प्रिडिक्ट करते हैं। समझिए, for instance, chemical structure or of some of the most studied targets such as prostate-specific membrane antigens (PSMA) and chemokine receptor 4 is known and can be used for modeling in SBDD। मतलब चूंकि इसके स्ट्रक्चर प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन के स्ट्रक्चर और कीमोकाइन रिसेप्टर 4 CXRC4 इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी नोन है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ड्रग डिजाइन करना है तो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट इज नॉट अवेलेबल, मान लो यदि हमें टारगेट का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो उस केस में हम यूज करते हैं LBDD, मॉडल कैन बी यूज्ड। उस केस में लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन यूज करते हैं। जब जब टारगेट का स्ट्रक्चर पता होगा तो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन करेंगे, और यदि टारगेट का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन करेंगे, विच एनालाइजेस, क्योंकि LBDD जो है इट एनालाइजेस द स्ट्रक्चर ऑफ नोन लाइगेंड्स फॉर द टारगेट। वो क्या करता है,
स्ट्रक्चर ऑफ नोन लाइगेंड, लाइगेंड जो है उसको यूज करता है टारगेट के लिए, मतलब टारगेट के लिए उस पर्टिकुलर नोन लाइगेंड जो है उस टारगेट के लिए कौन सा है उसको स्टडी करके वो बताता है। टारगेट का स्ट्रक्चर नहीं पता, लेकिन उस टारगेट के पास कौन सा लाइगेंड जाकर के बाइंड होता है वो लाइगेंड के बारे में अच्छा सा पता है। तो क्या करते हैं उस केस में हम लोग लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन करते हैं। आप समझ रहे? क्लियर? देखो इसमें यहाँ पे फिगर में यदि देखेंगे वर्क फ्लो, तो देखो यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम लोग टारगेट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर टारगेट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट अवेलेबल वो देखते हैं कि क्या टारगेट का केमिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। यदि यस है, यस है तो हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन करते हैं। एंड इफ इट इज नो, मान लो कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन करते हैं। राइट? दोनों ही स्टेप्स में चाहे यस है तो ये करेंगे, नो है तो लाइगेंड बेस्ड करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस सेम रहेगा। उसके बाद ये पता चल जाएगा तो लीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा जो कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है। उसको फिर क्या करते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल कैंडिडेट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उसके बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है उसके साथ ऐड करते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल जो होगा इसके साथ आकर के जुड़ेगा, जिसकी प्रॉपर्टी अच्छी होगी, जो हम करना चाह रहे हैं, चाहे डायग्नोसिस के लिए करना चाहें या थेरेपी के लिए करना चाहें, उसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जब ये आइडेंटिफ कैंडिडेट मिल जाता है कि ये रेडियो फार्मास्यूटिकल होगा, वहां पे फार्मास्यूटिकल लिया हमने, अब रेडिएशन ले लिया, जोड़ दिया, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं इन विट्रो और इन विवो स्टडीज करते हैं, और वहां से क्या निकालते हैं, देखो यहाँ पे ये बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी और एफिनिटी पता चल जाती है, और यहाँ पे बायो डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी स्टेबिलिटी पता चलती है। करेक्ट? और ये दो चीजें जो हैं उसके बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी, एफिनिटी और बायो डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी, इसका फीडबैक इधर की तरफ जाता है। फीडबैक मतलब यहाँ पे तभी जाकर के रेडियो फार्मास्यूटिकल कैंडिडेट ऑप्टिमाइजेशन होगा। कैंडिडेट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि कौन सा सुटेबल है। जैसे मान लो कि जो हम चाहते थे जितनी बाइंडिंग इफिशियंसी और एफिनिटी जो चाह रहे थे यदि उतना मिल गया या नहीं मिला, तो और कौन सा बेहतर हो सकता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल मान लो कि उसमें वो कितने, जैसे जैसे आप लोग बनाते हो ना, यहाँ पे जब रेडियो फार्मेसी यहाँ पे बनाते हो तो एमडीपी में आप टेक्नीशियम डालते हो, तो जितना मर्जी उतना नहीं ना डाल दोगे एक वायल में, उसको भी तो ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि इतना ही एक्टिविटी डालेंगे। और वो कैसे पता चला, वैसे ही यही सब स्टडी करके पता चलता है कि वो उसकी साइड जहाँ पे बाइंडिंग के लिए जानी है वो कितनी जा रही है, अंदर टूट तो नहीं रहा, बाकी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वही बायो डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबिलिटी कैसी है, उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो ये फीडबैक जो होता है वो यहाँ पे यूज किया जाता है कि आइडियल, मतलब आइडियली रेडियो फार्मास्यूटिकल को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि ये सुटेबल मेरे लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ like your radio pharmaceutical, this is the basic workflow of structural computational modeling techniques in रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है? अब आगे जो है हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हियर वी डिस्कस स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल अप्रोच इन मोर डिटेल। अब आगे चल के हम लोग स्ट्रक्चरल और बिहेवियर डिटेल्स को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। अब बोलो तो रोक सकते हैं थोड़ा।